In this video, I'm going to present my work on gender classification from offline handwritten Urdu text. My name is Mohammad Irfan Saeem and I'm an MPhil student at Punjab University College of Information Technology, Lahore. So, जेंडर का पता लगाना हैंड राइटिंग से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इस काम से पहले भी बहुत लोगों ने काम किया है। हैंड राइटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये किसने लिखा, ये किस जेंडर ने लिखा और उसकी एज क्या हो सकती है और डिफरेंट फीचर्स हम इससे हैंड राइटिंग की बेस पे पता लगा सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं और वैसे भी जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन चीज़ों पर, तो ये चीज़ हमें पता चली। तो हमारी प्रॉब्लम भी यही है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑफलाइन हैंड रिटन उर्दू का डेटा सेट है और हम उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट डीप लर्निंग के मॉडल जो है अप्लाई करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मैंने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स लगाए हैं जिसमें मैंने प्री ट्रेंड डेंसनेट, रेजनेट, एलेक्सनेट, वीजीजीनेट और गूगल नेट, बेसिकली ये प्री ट्रेंड मॉडल्स को यूज़ किया है ट्रांसफर लर्निंग करके। तो मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग करवा कर देखा है और इन मॉडल्स में वाकई में उन फीचर्स को लर्न किया और क्लासिफाई किया कि ये आया मेल ने लिखी है या फीमेल ने लिखी है। हमारे पास जो यहाँ पर डेटा सेट यूज़ हो रहा है वो PUCIT ऑफलाइन हैंड रिटन उर्दू लैंग्वेज का डेटा सेट यूज़ हो रहा है, जो कि यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने अपने पेपर वर्किंग के लिए इसको प्रिपेयर किया था, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अटेंशन बेस्ड मॉडल फॉर ऑफलाइन हैंड रिटन उर्दू टेक्स्ट रिकॉग्निशन। इस डेटा सेट में हमारे पास 7309 यूनिक टेक्स्ट लाइन्स थी जिनको 100 राइटर्स ने लिखा था, 100 डिफरेंट राइटर्स ने। इसके अंदर बेसिकली जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसके अंदर ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज़ जेंडर क्लासिफिकेशन के लिए नहीं थी। तो फिर क्या किया गया, इसको ओरिजिनल डेटा सेट की पिक्चर्स उठाकर देखा गया कि उसमें ये किसने लिखा था। तो उनके नामों से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो लाइंस हैं ये मेल ने लिखी, ये फीमेल ने लिखी। तो इस तरह से हमने जो अपना डेटा सेट है यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए उस डेटा सेट में से दोबारा से प्रिपेयर किया बेस्ड ऑन दीज वर्किंग। तो हमारे अब जो डेटा सेट है इस जेंडर क्लासिफिकेशन का, इसके अंदर हमारे पास क्या मिला हमें कि 87 मेल्स थे और 13 फीमेल्स थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डाटा को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि अगर 7309 लाइन्स में से आप देखें तो 87 मेल्स की लाइक 4800 लाइन्स बन रही थी और बाकी जो है वो फीमेल्स की बन रही, तो ये डाटा काफ़ी बायस हो जाता है। मैंने एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया जिसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फॉर कीपिंग द डाटा बैलेंस मैंने जो यहाँ पर एक बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर यूज़ की वो मेरे पास 1971 ट्रेनिंग एंड 256 टेस्टिंग लाइन्स थी। क्योंकि जो अगर मैं 13 फीमेल्स एंड 13 मेल्स का डाटा लूँ तो वो मेरे पास कुछ इतनी ही लाइन्स बन रही थी कि मैं उनको बैलेंस कर सकूँ और उसी तरह से उनके ग्राउंड ट्रूथ के ये मेल ने लिखा है या फीमेल ने लिखा है। ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा सेट का कुछ सैंपल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथ से लिखे गए उर्दू के जुमले जिनको हमने कंप्यूटर के अंदर जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में अपने पास प्रेजेंट कर लिया है। इसको हम अपनी डीप लर्निंग के मॉडल से गुजारेंगे और ये हमें बताएगा कि क्या ये मेल ने लिखा है या फीमेल ने। अच्छा, हैंड राइटिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि कहा जाता है कि जो मेल्स हैं उनकी राइटिंग में एक जल्दबाजी होती है। उनकी राइटिंग जो होती है वो स्पाइकी होती है, नोकदार होती है। वो इतना डेकोरेटिव नहीं लिखते, वो जल्दी जल्दी में लिखते हैं। और फीमेल्स की राइटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो बड़े तहम्मुल से और डेकोरेटिव स्टाइल में लिखती हैं। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो लर्न कर लेगा और एट दी एंड हमें जो है वो
अनसीन डाटा के ऊपर बता सकेगा कि क्या ये मेल ने लिखा है या फीमेल ने लिखा है। तो यहाँ पर ये मेरे पास ओरिजिनल डाटा सेट में से कुछ जो हैं वो जुमले यहाँ पर पाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कि हैंड रिटन है, हर लफ्ज़ लिखने का तरीका हर बंदे का अपना होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो डाटा सेट है इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम के ऊपर इससे पहले भी वर्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो प्रीवियस वर्क ऑन जेंडर क्लासिफिकेशन मेंशन किया गया है। अच्छा, इस प्रीवियस वर्क में एक बात नोटेबल ये है कि ये जो काम था ये इंग्लिश एंड अरेबिक इसके ऊपर मोस्टली किया गया। हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर हम उर्दू लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज़ लिखने का तरीका है वो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। जबकि उर्दू में आप एक लफ्ज़ को किसी भी तरह लिख सकते हैं, लाइक उसकी स्पेसिंग को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हत्ता कि इतनी आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि यहाँ तक कि वो एक स्टेट आती है कि वो पढ़ा भी नहीं जाता। उससे पहले तक वो तमाम स्टेट्स जिसमें आप किसी भी तरह अपने लैंग्वेज को लिख सकते हैं उर्दू के टेक्स्ट को, वो लीगल होती है। हम उसको हम इंसानी तौर पे तो उसको समझ सकते हैं और हम चाहेंगे कि मशीन भी उसको उस हद तक समझे जब तक कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में समझी जा सकती है। ऐसा ना हो कि हमने अब बिल्कुल ही अब उसको ख़राब कर दिया, तब फिर तो हमारा मॉडल उसको नहीं समझेगा। उससे पहले तक वो समझेगा। लेकिन जबकि इंग्लिश में है, इंग्लिश में इतनी वेरिएशन नहीं होती। उसमें ए लिखने का तरीका जो है वो बड़ा ही लाइक उसकी वेरिएशन बहुत कम है। बी लिखने का तरीका उसका वेरिएशन बहुत कम है। जबकि अगर हम ओरिजिनल पेपर में देखें जिससे मैंने डाटा सेट लिया है और मैंने इसका रेफरेंस अपनी रिपोर्ट के अंदर भी किया है, तो उसके अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है कि हम अगर कोई लफ्ज़ लिखें, लाइक हमारे पास एक लफ्ज़ है की, तो उसको उन्होंने 13 लोगों की डिफरेंट राइटिंग्स में दिखाया कि ये देखें कितनी वेरिएशन है उसके अंदर। तो उर्दू राइटिंग में ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं और अ, उसमें फिर ये चीज़ों को सीखना कि ये मेल ने लिखा है तो वो कैसे लिख रहा होगा, तो फीमेल ने लिखा है तो वो किस तरह से लिख रहा होगा। ये एक बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी। तो अ, इस लैंग्वेज में इस तरह का काम पहले नहीं हुआ। पहले ये सारे काम जो हैं वो इंग्लिश या अरेबिक में हुए थे। जिसमें से कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये जो सीडार डाटा सेट है ये इंग्लिश का डाटा सेट है। IM ऑन DB ये भी इंग्लिश का डाटा सेट है। ये QUWI ये वाला जो है ये अरेबिक का डाटा सेट है और बाकी जो है IM फिर जो है वो इंग्लिश का डाटा सेट है और ये अगेन अरेबिक के जो है वो डाटा सेट्स हैं। इनके ऊपर आप एक्यूरेसी देख सकते हैं कि 70% से जो है लेकर 79 to 85% तक, मतलब कि ये जो है हमारे पास एक्यूरेसी यहाँ पर अचीव हुई हैं उस लैंग्वेज पे कि जिसको मैं कह रहा हूँ कि उसमें इतनी वेरिएशंस नहीं पाई जाती। अब हमारा जो काम है इसके अंदर हमने अप टू 80% एक्यूरेसी अचीव की है उस लैंग्वेज में कि जिसमें अंदर वेरिएशंस बहुत पाई जाती हैं और इस डाटा सेट पे पहले इस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये चीज़ मेरे इस काम को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से किए हैं अपने मॉडल्स के लिए। मैंने यूज़ किया है ट्रांसफ़र लर्निंग का कॉन्सेप्ट। मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्री ट्रेन मॉडल्स उठाए हैं, डेंसनेट, गूगल नेट, रेजनेट, एलेक्सनेट वगैरह, जो मैंने ऊपर पहले भी एक्सप्लेन किया और अपनी रिपोर्ट में भी बार बार इनका जिक्र किया। अब जो सबसे पहले मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया वो डेंसनेट का ट्रेन किया और ट्रांसफ़र लर्निंग के लिए इसके अंदर जो इनपुट जाता है, डेंसनेट जो इनपुट एक्सेप्ट करता है वो 224/224 का है। तो सबसे पहले तो मेरा जो रेक्टेंगुलर डाटा था जो मैं ऊपर आपको भी दिखा चुका हूँ, उसको मैंने रीसाइज किया 224/224 में, ताकि जो मेरे मॉडल्स हैं उसके साथ वो कंपैटिबल हो सके। अब मैंने इस डाटा को भी डिफरेंट ऑगमेंटेशन जो हैं इसके ऊपर परफॉर्म की, जो कि मेरे पास 6 किस्म की थी और वो मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ओरिजिनल डाटा में 87 मेल्स थे और 13 फीमेल्स थी, तो अगर मैं उसको एज अ होल डाटा सेट ले लूँ तो वो एक बड़ा बायस किस्म का डाटा सेट हो जाएगा कि जिसमें मेल्स तो बहुत ज़्यादा है और फीमेल जो है वो बहुत कम है। तो एक तो मैंने उस तरह की वेरिएशन ट्राई की। दूसरी मैंने जो है वो अनबायस्ड डाटा सेट ट्राई किया कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2000 लाइन्स थी और बैलेंस किस्म का डाटा था मेल्स और फीमेल का। उसके बाद मैंने एक और काम किया। मैंने ये कहा कि
एक पूरे रेक्टेंगुलर स्पेस को उठाकर उसके बेस पे लर्निंग करवाना ये ठीक नहीं है। मैंने एक इंसान की तरह सोचा, मैंने सोचा कि मैं अगर किसी की हैंडराइटिंग को जज करूँ तो मैं देखूँगा कि उसने कुछ अल्फाज जो हैं वो किस तरह से लिखे हैं अपने जुमलों में, ठीक है? मतलब मैं एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करूँगा और मैं देखूँगा अच्छा इसका ये लिखने का स्टाइल किस तरह से है। तो मुझे उस एक ब्लॉग पे फोकस करने में थोड़ी कम मेहनत लगेगी और मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँगा एज़ कम्पेयर टू मैं पूरे जुमले को देखकर उसके फीचर्स निकालूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डाटा सेट जो कि मेरा रेक्टेंगुलर हैंड रिटन टेक्स्ट थे, उसको अनक्रॉप्ड भी रीसाइज़ किया और क्रॉप करके भी रीसाइज़ किया। इसको आज जब आउटपुट में आपको दिखाऊँगा तो आपको इसकी जो है वो इलस्ट्रेशन हो जाएगी और फर्दर आप उसको मेरे पेपर में भी देख सकेंगे। अच्छा, एक मैंने इस तरह की ऑगमेंटेशन परफॉर्म की और मैंने अपने डाटा को रोटेट भी करके देखा और अनरोटेटेड भी जो है वो मॉडल्स को इनपुट करवा के देखा कि क्या एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उन सब के रिजल्ट्स यहाँ पर आपके सामने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने डेंसनेट के ऊपर अपना जो है वो मॉडल ट्रेन किया फॉर 20 इपॉक्स with biased data which was uncropped and rotated। तो जो मेरे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी वो तो मेरे पास बहुत अच्छी आ गई 89% तक, और जो टेस्टिंग एक्यूरेसी थी वो सिर्फ 32% आई। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट्स के ऊपर लर्निंग की, और अगर हम उसको एक न्यू डाटा सेट दे देते तो वो पता नहीं लगा सक रहा था कि ये मेल ने लिखा या फीमेल ने लिखा, क्योंकि उसने फीचर्स को सही तरह से सीखा नहीं। उसने कुछ और फीचर्स को सीखा कि ये लेट्स से वो कुछ और फीचर सीख रहा था कि जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ रही थी और वो सीन डाटा के ऊपर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अनसीन डाटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अच्छा, सेकंड मैंने जो अप्लाई किया अपने पास मॉडल, वो डेंसनेट ही था। किया मैंने ये कि मैंने सिर्फ उसके अंदर ना बायस डाटा और उसको क्रॉप करके इनपुट करवा दिया। बायस डाटा को क्रॉप करके जो है वो रोटेटेड फॉर्म में इनपुट करवा दिया। क्रॉप से मेरा मतलब, जिस तरह से मैं पहले कह चुका, वो रेक्टेंगुलर डाटा था, उसकी एक स्पेसिफिक स्क्वायर के ऊपर वो फोकस कर रहा था। इसे अगली साइड में आपको इसकी इलस्ट्रेशन भी दूंगा। तो मेरे पास एक्यूरेसी जो है वो 86% ट्रेनिंग के टाइम आई और टेस्टिंग के टाइम 79% एक्यूरेसी आई। ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है और ये एक मतलब क्वाइट कन्विंसिंग मेरे पास एक एक्यूरेसी आ गई थी। लेकिन इसमें जब मैंने अपने डाटा का आउटपुट विजुअलाइज किया तो मुझे ये पता चला, क्योंकि मेरा डाटा बायस था, उसमें 4800 के करीब जो हैं वो मेल के जो है वो राइटिंग थे, और अराउंड लाइक 1200 टेस्टिंग के टाइम पे बात कर, 1200 के करीब जो हमारे पास फीमेल्स की जो है वो लाइन्स थी। तो हमारे मॉडल ने किया उसने हमेशा से जो है ना वो मेल को ही आउटपुट करवाना सीख लिया, ठीक है? अब उसको हम जो भी इनपुट दे रहे थे तो वो मेल मेल और मेल सिर्फ मेल ही कह रहा था। तो जब हमने इसको टेस्टिंग डाटा दिया, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर भी फिर उसी तरह से मेल का डाटा ज़्यादा था और फीमेल का डाटा कम था, तो उसने भी क्या किया, सारे टेस्टिंग डाटा के ऊपर मेल ही आउटपुट करवा दिया। इस चीज़ को मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी राइट डाउन किया हुआ है। तो हुआ इससे क्या, क्योंकि मेल का डाटा वाकई में ज़्यादा था और वो मेल ही आउटपुट करवा रहा है, तो जितने भी मेल थे हमारे उस डाटा सेट के अंदर, जितनी परसेंटेज थी उनकी, वो सारी की सारी यहाँ पर मेरे पास टेस्टिंग एक्यूरेसी में आ गई। हालांकि इसने फीमेल को तो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं किया, उसने सबको ही मेल कह दिया, क्योंकि हमारे डाटा सेट में मेल ज़्यादा थे, उसने कह दिया जी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है। तो ये मॉडल देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये मॉडल का जो रिजल्ट है ये ठीक रिजल्ट नहीं है। उसके बाद मैंने डिफरेंट जो है वो वेरिएशन परफॉर्म की। अनबायस्ड डाटा को जब मैंने लोड करवाया अनक्रॉप, तो उस पर भी फिर आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूरेसी टेस्टिंग के टाइम ट्रेनिंग के टाइम बहुत ज़्यादा आई और टेस्टिंग के टाइम बहुत कम आई। अब मुझे जो फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो मिली, वो इस रिकॉर्ड पे मिली कि जिसके अंदर मैंने अनबायस्ड क्रॉप्ड डाटा, जिसमें मैं अपने डाटा का एक स्क्वायर जो है वो एरिया उठाकर अपने मॉडल को इनपुट करवा रहा था और रोटेटेड, उसके ऊपर मैंने जब 20 पॉक्स के लिए अपना डेंसनेट जो है वो ट्रेन करवाया, तो मेरे पास 83% ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी 68% आई।
तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एकदम से जो है वो एक्यूरेसी डबल हो गई। तो यहाँ से मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को अब अपने पास यानी कि एज़ करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन रख लिया कि मतलब मैं इस तरह से अपना डेटा को ट्यून करूँगा और अपने जो है वो मॉडल्स को इनपुट करवाऊँगा। फिर इसी को देखते हुए मैंने बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी परफ़ॉर्म किए जिनकी डिटेल आपको मेरे पेपर में मिल जाएगी। और सबसे अच्छी जो मेरे पास एक्यूरेसी आई वो एलेक्सनेट पे विद 100 इपॉक्स, जो कि मेरे पास ट्रेनिंग टाइम 83% एक्यूरेसी आई और टेस्टिंग टाइम पे 80% जो है वो एक्यूरेसी आई कि इस नेटवर्क ने 100 इपॉक्स पे बिल्कुल कन्विंसिंग अप टू कन्विंसिंग लेवल इस चीज़ को सीख लिया कि मेल किस तरह से लिखती हैं और फीमेल्स किस तरह से लिखती हैं। और इसमें जो है ओवर फिटिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3% का डिफरेंस है एक्यूरेसीज में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। जबकि आप दूसरों में देखें तो लाइक यहाँ पर 83 और 71 ये 12% का डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर फिटिंग हो रही थी। तो ये मेरा बेस्ट मॉडल रहा यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान, जिसका ये रिज़ल्ट मैं आपको आउटपुट करवा रहा हूँ। ये मेरा मैं पिछली पूरी डिस्कशन में मेरा ये मतलब था इससे कि मैंने अपने डाटा को स्क्वायर में क्रॉप कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने डाटा में से कुछ अल्फाज को फोकस किया है और फिर उसमें से सीखा है कि ये किस तरह से लिखे गए हैं और इनको मेल लिखता है तो किस तरह से लिखता है, अगर फीमेल लिखती हैं तो वो किस तरह से लिखती हैं। तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट में देख सकते हैं कि प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ 80% ऑफ द टाइम बिल्कुल ठीक है और कुछ जगहों पर इसने सिर्फ गलत बताया है और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये इसने ठीक से जो है इसको गेस किया है। तो अपनी इस डिस्कशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ से कि ये जो वर्किंग्स थी इससे पहले भी कि जिसमें कहा गया कि लैंग्वेज में वाकई में जो है वो फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चीज़ वाकई में एग्जिस्ट करती है और इन फीचर्स को देखकर हम सीख सकते हैं कि क्या ये मेल ने लिखा है या फीमेल ने लिखा है। फर्दर इसमें अगर हम और प्रॉब्लम्स भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये किस एज ग्रुप ने लिखा है और इसका राइटर कौन था। इस तरह से जो है हम डिफरेंट जो है वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा सकते हैं अपने डीप लर्निंग के मॉडल से, क्योंकि हमारा डीप लर्निंग का मॉडल भी इन फीचर्स को सीख रहा था एज शोन इन माय वर्क। तो यहाँ पर जो बेस्ट एक्यूरेसी मेरे पास अचीव मैं कर सका अपने इस वर्क में तो वो 80% थी ऑन एलेक्सनेट। तो ये था मेरा वर्क फॉर डीप लर्निंग टर्म प्रोजेक्ट। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।